बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और फ़ौज ने इमरान खान को बता दिया है कि आपको अमरीकी साजिश की वजह से नहीं बल्कि आपके कारनामों की वजह से जमहूरी अमल के ज़रिए निकाला गया है, वरना जिस किस्म के हालात खान साहब ने पैदा कर दिए थे वो सरासर मार्शल लॉ लगाने की दावत थे। कोई इस बात को माने या ना माने, जनरल असलम बेग के बाद जनरल बाजवा को मार्शल लॉ लगाने के इंतहाई आसान हालात मुयसर थे। खान साहब ने पूरी ग्राउंड हमवार कर दी थी और मानना पड़ेगा कि जनरल बाजवा ने इस सूरत हाल का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं उठाया और जूते की नोक पर मार्शल लॉ को रख कर फ़ौज को अजीम तर बना दिया है। और मुल्क की तरक्की के लिए वो यानी मुल्क की मफाद को तरजीह देकर अब जनरल बाजवा एक अच्छे जनरलों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वरना खान साहब ने जिस किस्म के हालात वाक़यात पैदा कर दिए थे और जिस किस्म की ग्राउंड हमवार की थी, वो फ़ौज को शिकार करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि फ़ौज मार्शल लॉ लगा देगी और उनके इक़दामात को इंडोर्समेंट मिल जाएगी और अपोजिशन इक़्तिदार में नहीं आ सकेगी। लेकिन आज फ़ौज के तर्जमान ने खान साहब के तमाम झूठों का पर्दा चाक कर दिया और इस तरह चाक किया कि उसके चिथड़े उड़ गए। उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या अमेरिका पाक फ़ौज के तर्जमान की या पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही पाक फ़ौज के तर्जमान ने आके वजाहत दी है और फ़ौज की जानिब से जब उनका मौक़िफ़ सामने आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दे दी है। तो ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि पाकिस्तान इस मामले में अपनी वजाहत पेश करे। अब जो यूथी है यानी खान साहब की जमात के जो लोग हैं वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें उन्होंने इस बात का वाशिगाफ अल्फाज में यानी ऐलान किया कि ये कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी और कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद खान साहब की जमात के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश ना सही लेकिन मुदाखलत जो है वो साबित हो गई। तो अब भी साबका हुकूमत के लोग इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ये मुदाखलत थी और अब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। अब सवाल ये कि जिस जुडिशरी के ऊपर खान साहब कल रात को ये तकरीर कर रहे थे कि किसके कहने पे रात 12 बजे अदालतें खोली गईं और मेरा क्या जुर्म था जो वो अदालतें खोली गईं, क्या उस जुडिशरी से वो इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो इसके ऊपर कमीशन बनाकर तहकीकात करेगा। अगर तहकीकात करानी होती खान साहब ने खुद तो वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब ख़त जो है वो उनके गले पड़ता जा रहा है और उनके गले का फंदा पड़ता जा रहा है। इस बारे में बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश है और कहने वाले कहते हैं कि चूँकि अगले चंद महीनों में खान साहब के अमेरिका को मतलूब होंगे एक बड़े अहम केस में, इबराज के मालिक आरिफ नकवी की हवालगी का केस अमेरिका ने किया हुआ है और आरिफ नकवी अगर अमेरिका के हवाले हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब को उस केस में भी नाम आ रहा है। तो खान साहब ने उससे पहले ही ग्राउंड हमवार कर ली। अमेरिकी साजिश यानी उनको इमरान खान हाथ ला के देखे वो अमेरिकी साजिश होएगी, लेकिन उनकी जो साजिश का सारा किया धरा है वो आज सारे झूठ खोल दिए। खान साहब कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट, तो आज फ़ौज ने कह दिया कि अमेरिकी साजिश एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिकी अड्डे मांगेंगे एब्सोल्युटली नॉट। 9 अप्रैल की रात को फ़ौज ने दबाव डाला एब्सोल्युटली नॉट। फ़ौज ने इमरान खान साहब को 3 ऑप्शन दिए और एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल क्रिएट हुई है यानी फ़ौज ने जो वजाहत दी है, वजाहत क्या फ़ौज ने अपनी पोजीशन क्लियर की क्योंकि तमाम सियासी जमातें बड़ी सियासी जमातें जब हुकूमत में है किसी वक्त अपोजिशन में थी वो ये मुतालबा कर रही थी कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के हवाले से फ़ौज अपनी पोजीशन को क्लियर करे। तो फ़ौज ने बिलाखिर वो सब्र का दामन जो बड़ी देर से थामा हुआ था अब उसको उन्होंने उसको ढीला किया है और आकर उन्होंने तमाम वजाहतें दे दी हैं। कुछ उन्होंने खान साहब के इक़दामात को इंडोज का दौरा था उन्होंने उसको इंडोज किया कि फ़ौज उसमें शामिल थी। इसके अलावा जो अमरीकी अड्डे मांगने के ऊपर खान साहब का मौक़िफ़ था एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा कि अड्डे मांगे नहीं गए थे, लेकिन अगर कोई मांगता तो जो खान साहब ने कहा था वही हम कहते। तो एक बड़ा मुनासिब सा बयान था। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने पाक फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान के बयान से इत्तफ़ाक़ करते हैं
और अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। हम पुरअमन जमहूरी असूलों और इंसानी हकूक़ की हिमायत करते हैं। हम पाकिस्तान में किसी एक जमात के हक़ में नहीं है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और अमेरिका का भी बयान आ गया, एक्स हुक्मरान जमात खान साहब की जमात के जो लोग हैं वो कहते हैं जी बड़ी मुतवाज़न सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शाम को कराची का स्टेटमेंट आया और भी लोगों ने एक दो ने स्टेटमेंट दिया कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी गई है और मुदाखलत तो साबित हो गई है, यानी सियासी मुदाखलत का तो कह दिया गया है, क्योंकि वो उन्होंने डिमार्च की बात की जनरल बाबर खान ने कि ये तय पाया था कि इसकी लैंग्वेज मरासले की ठीक नहीं है, तो उनको ज़रा उनको डिमार्च भेज दें। इस सफारती लैंग्वेज में कहा जाता है कि उनको तंबीह कर दें, उनको एहतजाज कर लें, प्रोटेस्ट कर लें। अब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये बड़ी खुफिया दस्तावेज़ात हैं, इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए, इसमें सिक्योरिटी के कोड है, पाकिस्तान का सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकता है, मरासले का अखबारों में शाया होना और बटना मरासले बांट कौन रहा है भाई, कौन बांट रहा है, किसी ने कहा ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एमी चोरल पांडकाली, इसका मतलब है ये एक जाली मरासला अगले दिनों में मार्केट में आने वाला है और ये आएगा फिर उनकी तरफ से जो भी चोर मचाए शोर वाला काम कर रहे हैं। तो अब मुतालबा किया जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, नॉट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन इसकी तहकीकात करे। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे मामले के बाद, यानी फ़ौज की इतनी वजाहत भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी भी किस्म के जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत रह जाती है। कमीशन बनाया जाता है उस मामले के ऊपर जिसमें कोई सच्चाई हो और जिसमें फैक्ट्स जो है वो ना मिल रहे हो। ये तो सारे हक़ाइक़ खोल के रख दिए और बाजवा साहब के हवाले से भी, यानी उनकी एक्सटेंशन के हवाले से उनकी जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जनाब वो शायद एक्सटेंशन चाहते हैं और इमरान खान साहब उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे रहे, इसलिए अपोजिशन उनके साथ मिल गई है। तो ये कहानियाँ घड़ी जा रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें इसकी आके पाक फ़ौज के तर्जुमान ने आके कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया है। और उस डिनाइल के बाद जो खान साहब का बयानिया ना डॉक्टर शाहिद मसूद की ज़ुबानी ये दबरदूस हो गया, यानी वो डॉक्टर शाहिद मसूद का मशहूर तकिया का नाम दबरदूस हो गया। वो हमारा नहीं है, उन्हीं का भाई, उन्होंने कह दिया तो इस समझ ले दबरदूस हो गया। आज 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया खान साहब की जमात के लोगों ने और 32 उनमें अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो पार्टी के अंदर एक बगावत बहुत बड़ी नज़र आ रही है और ये बगावत अक्रॉस दी बोर्ड है, ना सिर्फ फेडरल यानी MNAs की सतह पर बगावत है, सूबाई सतह पर भी बगावत है। और फिर आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत जो है वो पलट गई, उनके वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। उन्होंने अपनी जमात के 5 वज़ीर निकाल दिए इस बात पर कि वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे। उकदा ये खुला कि जनाब तहरीक अदम एतमाद लाने वाले लोग जो थे वो भी PTI के थे और वो PTI के कहने पे तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, यानी हद हो गई। तो वो न्याजी ज़रा गैरतमंद निकला, अब्दुल क़य्यूम न्याजी, उसने इस्तीफ़ा लिखा और जनाब मारा टेबल के ऊपर और जनाब ने कहा ये जा और वो जा। एक न्याजी साहब वो भी सन जड़े असम्बली तोड़ दी और फलाना दिया और वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। एक न्याजी ये भी निकला अब्दुल क़य्यूम न्याजी कि उसने अपनी जमात की अपने खिलाफ साजिश नाकाम बना दी कि वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे थे। भाई अब्दुल क़य्यूम न्याजी PTI का, तहरीक अदम एतमाद लाने वाले सारे लोग PTI के। उन्होंने वो पहले साजिश पकड़ी, 5 लोगों को निकाला, शोर मच गया, उन्होंने कहा फड़ो इस्तीफ़ा जनाब और गए जे। तो वो न्याजी साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए और उनके बाद में बताया गया, वो जो लोगों ने बताया कि जनाब हमने तो असद उमर के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। यानी खान साहब के आस पास उनको डंग मारने वाले लोग मौजूद हैं, या फिर खान साहब के कहने तो मार रहे हैं, या फिर ये लोग के पास दिमाग नहीं है कि अपनी जमात के बंदे के ख़िलाफ़ तरीके भाई आप कह देते खान साहब उसको अब्दुल क़य्यूम न्याजी को कि इस्तीफ़ा दे दो, हट जाओ, हट जाता। वैसे तो वो मेरिट पे थे ही नहीं, वो तो कुरा फाल निकला हुआ था एन से, वो एन कुरा फाल है ना, यानी वो जो निकालते थे उनकी नजूमी ज्योतिषी और उनके घर के लोग, और वो घर से ही बात चली, उस्मान बुज़दार, इस तरह ये अब्दुल क़य्यूम न्याजी, ये कहा गया था उनको कि इस तरह के नामों के हर्फ बता के इब्तदाई हर्फ ये होगा तो फिर इसको बनाएंगे तो आप रहेंगे हुकूमत में। तो वो सारे बुरुज उलट रहे हैं, वो वजीफ़े भी उलट गए हैं, वो पढ़ाइयाँ भी उलट गई हैं, वो जिन्नात भी कहीं भाग गए हैं, वो पीर के कब्ज़े से निकल गए हैं।
तो अब बनी गाला में वो मेरा ख्याल है वो जादू टोने का और वो अमलियात का असर बाकी नहीं रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पीर साहब ख़ुद भी मुकीम हैं या वो भी कहीं चली गई हैं, क्योंकि उनके बारे में अभी कोई इतला नहीं कि वो कहाँ है। पहले ये इतला यानी ये तो बात तय है कि ये बात साबित हो गई है कि पिछले कई महीनों से ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे, उसके बाद से ख़राबियाँ शुरू हुई हैं। फिर वो जिन ताकतवर उनके पास जो वो है तो उन्होंने उल्टा दी पूरी खान साहब की हुकूमत पट्ठा बैठाती है। अब खान साहब को अब वो समझने में पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, मेरा बयानिया बड़ा ताकतवर हो गया। तो 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए हैं, टोटल 155 अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, उनमें से 31 ने जो इस्तीफ़े दिए मैं आपको नहीं दिए, मैं उनके नाम बता देता हूँ, उनके नाम आ गए हैं। इसके बाद हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल भी आपको बताएंगे और सारी बातें बताएंगे कि वो मज़ेदार चीज़ है। जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए उनमें चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़, ये कज़न है जनाब फवाद चौधरी डब्बू साहब के, और आमिर सुल्तान चीमा ये सरगोदा से हैं, अफजल डांडला बकर से हैं, गुलाम अमन लाली चन्योट से, आसम नज़ीर, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज ये सब फैसलाबाद से, रियाज फतेहाना उनके बारे में था कि वो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो बड़ा वफादार हूँ इमरान खान का, मैं नहीं छड़ांगा इमरान खान साहब ने। उन्होंने जलसा भी बहुत बड़ा कराया रियाज फतेहाना साहब ने, इस्तीफ़ा फिर नहीं देता उन्होंने टोबा टैक्सिंग से। अब गुलाम बीबी भरवाना ये जंग से है, राय मुर्तज़ा इकबाल साहिवाल से है, अहमद हुसैन डेढ़, कासम नूनिया मुल्तान से, गफ़ार वट्टू बहालनगर से, समील हसन गिरानी ये बहालपुर से, मखदूम मबीन रहीम यारहा से हैं, बासत सुल्तान बुखारी है, आमिर तलाल गोपांग ये मुजफ्फरगढ़ से, अमजद फ़ारूक खोसा DG खान से, सरदार जाफ़र लगारी, सरदार रियाज मज़ारी राजनपुर से है, ख़वातीन में जवेरिया ज़फ़र अखीर और वजीहा अकरम शामिल हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से प्रिंस नवाज़ खान अलाई बटग्राम, साले मोहम्मद मानसरा, नूर आलम खान बड़े मशहूर हो गया वो तो आजकल, उन्होंने कल परसों अफ्तारी में एक फैंटी लगाई किसी, जवाद हुसैन औरंगज़ई सिंध से, मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब सदर पाकिस्तान भी रहे हैं और भी आला उहदों पर रहे हैं, ये जैकबाबाद से है, आमिर लियाकत कराची से, ख़वातीन में नुज़रत पठान है, अक़लियत नशिस्त पर वो रमेश कुमार साहब थे वो हैं बलूचिस्तान से, कासम सूरी ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, वो ख़ुद स्पीकर की सीट पर हैं लेकिन वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे, और मोहम्मद ख़ान जमाली वज़ीर ज़फ़राबाद से। ये तमाम लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, और खान साहब जो उनकी पार्टी ने इस्तीफ़े दे दिए हैं उनके इस्तीफ़े के इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिए, तो ये ग्रुप हो सकता है अपोजिशन की सीटें संभाल ले और अपोजिशन की जो लग्जरीज़ हैं, जो मरात हैं, जो प्रिविलेज है वो इंजॉय करे। कबीना भी बन रही है जी, कबीना के लिए तय हो गया जी, जो हुकूमत है वो 13 मिलेंगी उनको वजारतें, जनाब मुस्लिम लीग नून को, पीपल पार्टी को 10, इससे पहले पीपल पार्टी 7 और मुस्लिम लीग को 10 वजारतें मिल रही, 12 वजारतें मिल रही थी, तो एक वजारत उन्होंने बढ़ाई है और 3 वजारतें पीपल पार्टी की बढ़ा दी हैं। JUI फे को 3 वजारतें देने का फैसला हुआ है, शायद उनको गवर्नरशिप मिल रही है। अब एक वज़ीर मुमलिकत उनको दिया जा रहा है, एक मिनिस्टर फुल 3 उनको मिनिस्टर और एक वज़ीर मुमलिकत दिया जाएगा। स्पीकरशिप के लिए राजा परवेज़ अशरफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पीपल पार्टी के, वो मजबूत उम्मीदवार हैं। डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो पहले MQM को ऑफ़र की गई थी, अब JUI फे से डिप्टी स्पीकर दिया जाएगा। MQM को वही मिलेगा जो उनकी वजारत थी पोर्ट एंड शिपिंग की, और एक और वजारत दी जाएगी, और सिंध की गवर्नरशिप उन्हें मिल सकती है। बाप पार्टी और BNP मैंगल को 2-2 वजारतें दी जा रही हैं। ANP को वजारत मौसला दी जाएगी, जबकि आज़ाद अरकान को भी वजारतें दिए जाने का इम्कान है। सिंध का गवर्नर MQM का, पंजाब में गवर्नर पीपल पार्टी का, और KPK का गवर्नर जो है वो JUI फे का होगा। बलूचिस्तान का गवर्नर BNP मैंगल से होगा। तो जमा तफरीक हो गई है जनाब, और हिसाब किताब हो गया बराबर, और वजारतें हो गई तकसीम। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं, और ये पहले सुना गया था पेट्रोल की कीमत में 83.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, यानी ये पेट्रोल चला जाएगा 240 के आसपास। तो अब वो वज़ीर-ए-आज़म को कहते ना सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब को ओले पड़े ठा करके कि या तो बढ़ाओ या फिर सब्सिडी दे। तो अब उन्होंने तजवीज़ दी कि जी अगर आपने ये नहीं करना 81.5% नहीं बढ़ानी, क्योंकि जो ओगरा है वो इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, तो उन्होंने टैक्स और लेवी की शरह, फुल लेवी टैक्स सब मिला दिया उन्होंने। ये फरवरी में इमरान खान साहब ने तेल की कीमतें फ्रीज़ कर दी थी, जब उन्हें पता था कि मेरी बारी आने वाली, मैं लगा जाना, तो उन्होंने कहा महंगाई को रोको, तो उससे पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमत फ्रीज़ कर दी।
उसके बाद से पेट्रोल कीमत जो आलमी मंडी में बढ़ती गई तो इन्होंने बढ़ाई नहीं है। अब वो कहते हैं ज़राए कहते हैं कि इस वक्त तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी जो है वो और GST दोनों सिफर है, जबकि वर्किंग 17% GST और 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी को हटाए बगैर की गई है। और मौजूदा टैक्स चेहरा पर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपये 30 पैसे डीजल पर, और ये इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर आप पुरानी चलते हैं, यानी कोई नई वो ना लगाएं, लेवी और GST ना लगाएं, तो फिर भी कीमत जो पेट्रोल की है वो 21 रुपये 53 पैसे बढ़ाई जाए, और मिट्टी के तेल की कीमत 36 रुपये बढ़ाई जाए, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 रुपये। पैसे भी हैं इसमें, लेकिन मैं राउंड फिगर कह रहा हूँ। तो ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ है, इसका फैसला आज होना है। देखना है कि ख़ास इससे नवाज अपना शहबाज शरीफ निकलते हैं या इसके घेरे में आ जाते हैं। अगली खबर जो है वो है हसास अदारे के अफसर पर तशद्दुद। लाहौर में या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तज़किरा हुआ। वो कोई दो गाड़ियाँ उसमें टकरा गई, और फिर जो बड़ी गाड़ी थी पजायरा, उसके वो गार्ड्स थे, उसमें किसी सियासी जमात के मुस्लिम लीग नून के का नाम लिया जाता है, कहा जाता है सुलेमान रफ़ीक के और हाफिज़ उस्मान के गार्ड थे। हालांकि सुलेमान रफ़ीक वहाँ मौजूद नहीं थे, ना ही उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उनका चूँकि नाम आ गया, और वो कहा जाता है जी कि उनके कानवाई में शामिल थे, और वो गार्ड शायद हाफिज़ नुमान के हैं, किसी और के हैं। दोबारा हाफिज़ नुमान और अपना सुलेमान रफ़ीक साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी, नाइस आदमी हैं। वो तो बात भी बड़े अदब एहतराम से करते हैं। तो उन्होंने, वो किसी पे तशद्दुद के कायल है नहीं, वो खुद थाने चले गए। उन्होंने कहा जी वो हमारा नाम आया है तो हमें आप अरेस्ट करें, फिर हम पेश करें, इस वाक़े की तफ्तीश करें। और इससे पहले कि ये मामला जो है वो हुकूमत के लिए किसी सुबकी का बाइस बनता, क्योंकि जिस फरीक पे तशद्दुद हुआ है वो फ़ौजी है, मेजर साहब हैं, उन्होंने कुट खा ली। और हैरानी की बात है, वो 2-3 लोग थे जो वीडियो देखी हमने, तो वो तो फौजी जवान कम अज़ कम 2 हाथ तो लगाने चाहिए थे, लेकिन खैर वो चूँकि वो शायद अचानक उन पे अटैक हुआ, वो तैयार नहीं थे मेजर हारिस, तो वो बेचारे नींद में होश हो गए। अब वो सारे पकड़े गए हैं और इसके ऊपर अब कार्रवाई होने जा रही है। तो ये मोटी मोटी खबरें मैंने आपको बता दी। एक खबर और, उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलते हैं। वो बड़ी खबर ये है कि जनाब खान साहब ने ये मान लिया है कि जो काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ केस चलाना उनकी गलती थी। अब लोग बड़े परेशान है, कह रहे खान साहब ने यूटर्न ले लिया है, और खान साहब ने जनाब वो गलती मान ली है। गलती नहीं मानी जनाब, वो खान साहब ने अपने गलों लाई है। खान साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। किसकी नज़रों में खटक रहे थे जनाब काजी फाइज़ साहब? कौन चाहता था काजी फाइज़ साहब? किसने दिया था फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला? और फैज़ाबाद धरना किससे मुतल्लिक था? फिर कौन चाहता था काजी फाइज़ साहब को कि वो ना रहें? तो ये कहानी उधर से घुमाई है। वो साबित करना चाह रहे हैं कि जो करांदी फ़ौज करांदी है, और मेरे से भी बस वो था और मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं फ़ौज की गल नहीं मननी चाहिए थी। अब वो यानी नवाज शरीफ की तरह बहादुर तो है नहीं, हाँ सब खुल के नाम लें। जिन्होंने नाम लिए उन्होंने मनवा ली ना बात दो। यानी अगर मुस्लिम लीग नून या PDM के लोगों ने जलसों में नाम लिए लोगों के, तो बात मनवाई, उनकी बात मानी गई कि सियासत से डिस्टेंस कर लिया जाए। तो आज फौज डिस्टेंस कर रही है, डिस्टेंस किया तो आज सारी वजाहतें आ रही है ना। वो कह रही है हमने 2 साल से हम बिल्कुल पीछे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज फौज ने यह भी मान लिया कि नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब हो गया। नवाज शरीफ ये कहता था कि फ़ौज सियासी मामला से हट जाए, पीछे हट जाए। आज फौज ने माना है कि 2 साल से हम सियासी मामला से हट गए हैं। जनाब 2 साल तो कोई शिकायत नहीं, कोई ज़मीनी इलेक्शन, कोई ऐसी वैसी गल हम तो है ही नहीं। हमने भी तय कर लिया कि जनाब अब नहीं, हम सियासत में नहीं आएंगे। वो जो कहते थे नवाज शरीफ का बयानिया नाकाम हो गया, नवाज शरीफ पिट गया, ऐसे हो गया, वो गया, वो सबको आज जो है ना मुँह की खानी पड़ी है। बयानिया नवाज शरीफ का कामयाब हुआ, ये बात याद रखें। हुन वारी है ना इमरान खान साहब दी। अब इमरान खान साहब अपने बयानिया कामयाब कर रहे हैं। इमरान साहब की बुनियाद झूठ पे है, उनकी बुनियाद तो सच पे थी। 2018 का इलेक्शन था, उसमें जो कुछ हुआ था वो मानने वाले माने हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ना माने ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं कि वो एलिगेशन बिल्कुल ठीक था। वो कहते थे हम लाए हैं, हम चाहते हैं काम करें। उन्होंने इनको हमें भी कहा था अच्छी खबरें चलाएँ, मुआशरत की अच्छी खबरें दें, मुस्बत खबरें दें, तो मुस्बत खबरें चलवाएंगी ना हमसे। वो बेड़ा गर्द तो उनका हुआ जो 90 दिन का कह के आए थे कि हम 90 दिन में ये कर देंगे, और जनाब फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। कोई माने या ना माने, खान साहब के अमरीकी साजिश के हवाले से बयानिए की आज धज्जियां उड़ गई। उसका ड्रॉप सीन हो गया।
पाक फ़ौज ने खान साहब के अमरीकी साजिशी बयाने को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि जो इलामिया जारी किया गया था कौमी सलामती कमेटी का, उसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं था। तो पंजाबी में से कहते हैं फीती फीती कर देना, यानी DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खा वो अमरीकी साजिश के हवाले से हो या अमरीकी फ़ौजी अड्डों से मुतल्लक हो, वो तमाम बयानिए जो खान साहब ने अडॉप्ट कर रखे थे, उन तमाम बयानियों की आज धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो DGISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लुब्बे लुआब ये था कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बिल्ड किया जा रहा है या फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है, इसको टेकअप करना हुकूमत का काम है। फ़ौज खुद ये काम नहीं कर सकती क्योंकि फ़ौज एक इदारा है और इदारों की हिफाजत करना ये हुकूमत का काम होता है। तो एक तरफ आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ज़िम्मेदारी हुकूमत पर भी डाल दी है। यानी वो ये कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश हो रही है तो फिर उसको रोकना हुकूमत का काम है। उन्होंने आज ये भी कहा कि पाक फ़ौज ने खान साहब पर कोई प्रेशर नहीं डाला था। खान साहब ने फ़ौज से रब्ता किया था कि सियासी क़यादत ऑप्शन लेकर जाएं, तो आर्मी चीफ ये ऑप्शन लेकर PDM के पास गए थे जो कि इलेक्शन का ऑप्शन था। तो आज बड़ी बातें की है DGISPR ने, और बातों को अगर आप गौर से देखें और गौर से सुनेंगे तो 1 घंटा 5 मिनट की तवील ब्रीफिंग में सबसे ज़्यादा तज़किरा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का हुआ और उनकी जमात के जो बयानिए अडॉप्ट किए जा रहे हैं उन सब के हवाले से बात हुई। हाँ वो सोशल मीडिया पर कंपेन हो, हाँ उनका एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर मौक़िफ़ हो, हाँ उनका अमरीकी साजिश के ऊपर मौक़िफ़ हो, या कौमी सलामती कमेटी के उस इलामियों को लेकर जो कि खान साहब अपने जलसों में जिसकी बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो जलसा किया पेशावर के अंदर उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो जो प्रेस ब्रीफिंग से जो मैंने नतीजा किया है वो DGISPR अपने वर्दी और अपने ओहदे के लिहाज से या कुछ कानूनी और आइनी पाबंदियों की वजह से वो शायद बात ना कह सकते हो, लेकिन उसका तर्जमा जो मैं समझा वो ये है कि खान साहब झूठों के इमामदीन हैं। यानी खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इलामिया के हवाले से भी झूठ बोला है। तो ये खबर है। इसमें आगे मैं आपको और बताता हूँ कि आज उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से भी 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते और वो अपनी मुकर्ररा डेट पर रिटायर हो जाएंगे। जो बड़ी खबर है वो है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उन्होंने डट के कहा कोई सवाल आपने पूछना तो पूछे, सबका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब वो आज ओपन होकर रहे थे और सवाल भी जो पूछे गए वो ऐसे सवाल थे जो कि जिनको पूछने के लिए बड़ी हिम्मत और करज चाहिए। तो बड़ी तैयारी के साथ प्रेस ब्रीफिंग की गई और तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई, और ये बड़े बड़े इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा इशू तो यही था जो खान साहब जो चूरन बेच रहे हैं कि जी अमेरिका ने उनको धमकी दी है और वो एक मरासला आया था और वो मरासले में फिर ये सारी बातें निकली। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये मरासला रखा गया, फ़ौज मौजूद थी, फ़ौज ने एंडोज़ किया कि साजिश हुई है। तो ये सारी यानी इसका आज वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फ़ौज से दिनों से खामोश थी। अब उन्होंने बता दिया कि हमने अपनी फाइंडिंग्स दे दी थी और हमने कोई साजिश का कोई हमने जिक्र नहीं किया। हमने कोई इस पे ऊपर जो इलामिया था वो इलामिया वही है जो कि तय हुआ था, और उस इलामिया में भी साजिश का कोई जिक्र नहीं था। ये ज़रूर था कि उसमें जो बातें थी कि आप इसके ऊपर डिमार्च भेजें अमेरिका को या उनको करें। तो उन्होंने कहा ये तो एक सफारती लैंग्वेज है और सफारतकारी के तरीके से डील किया जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाइड कर दिया कि ऐसी कोई बात थी। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं, और
जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डी क्लासीफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर सकती है। अब खास अब उस बयानियों को लेके इस तरह सीरियस हुए, यानी जो झूठ बोल के उन्होंने उसको सीने से लगा दिया, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि फॉरेन फंडिंग केस लटका हुआ उनके ऊपर, और वो है यानी हुकूमत की कारकर्दगी वो है नहीं, यानी पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, अपनी पल्ले में कुछ है नहीं उनके, वो क्या कौन सी कारकर्दगी आवाम के पास लेके जाएंगे। तो उन्होंने अमेरिकी साजिश का एक ऐसा प्लान, एक ड्रामा, एक कहानी तैयार की है, एक फिल्मी कहानी, और उसको लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को वो इन्वॉल्व कर रहे थे उन्होंने आज डिनाई कर दिया। फौज बोल पड़ी है कि कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको, कब तक वो खान साहब के झूठ को यानी वो खान साहब तो है वो हर एक पे बहुतान लगाते जा रहे हैं। कल उन्होंने अदलिया पे बहुतान बांध दिया कि जी अदालतें 12 बजे रात क्यों खोली गई, मेरा जुर्म क्या, मैंने कोई कानून तोड़ा। यानी कानून तोड़ने का आपको तभी पता चलेगा जब आपको पाजा पड़ेगा थाने में जाके। आपने आइन तोड़ा हजूर, ये कानून तोड़ने से कहीं ज़्यादा है। आइन तो पाकिस्तान का कस्टोडियन है, कानून तो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, आइन आपको हर सूरत इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आइन की वायलेशन बिल्कुल इग्नोर नहीं होती, और अदालतें अपने फैसलों पे पहरा देती हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला होते हैं तो फिर अदालतें रात को भी खुल जाती हैं। ये कोई नया या अनोखा वाक़या नहीं था। तो खान साहब ने अब अगले 2 जलसे करने हैं, उन 2 जलसों में क्या वो इस बयानियों को लेकर चलेंगे, और खान साहब की मर्जी है, खान साहब ने छड़ा तो है नहीं। खान साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस बयानियों को लेकर चलेंगे, उनके पास और कोई बयानियाँ है नहीं। वो क्या बेचेंगे, उनके पास खड़ा ना हुकूमत की कारकर्दगी है उनके पास, ना उनके पास कोई ऐसा कारनामा है, ना उन्होंने कोई एटम बम चलाए, यानी ना उन्होंने एटमी धमाके किए, ना उन्होंने कोई रोड्स बनाए, ना उन्होंने मेट्रो बनाई, ना उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई, ना उन्होंने ग्रीन लाइन बस चलाई। तो कुछ भी तो खास हमने कीता नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब जी इम्पोर्टेड हुकूमत जी, वो टॉप ट्रेंड जी, और ये और वो, तो ट्रेंडर लेके तो बैठे रहे। वो ट्रेंड तो आपको पता है किसी का भी चल जाता है ट्विटर के ऊपर। तो आज खान साहब ने एक बुखला से मुलाकात के दौरान इस बात का भी एतराफ़ किया है कि वो जो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था वो उनकी गलती थी। तो खान साहब ऐसे भी यू टर्न ले गए, तो अब वो यू टर्न लेने में उनको कुछ आसानी तो है नहीं। तो इस मामले में क्या वो यू टर्न लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि जिन पे तकिया था वही पत्ते तो हवा देने लगे। तो अब वो पत्ते तो हवा दे चुके हैं, फ़ौज के ऊपर उन्होंने रख के वो चलाई थी बंदूक उनके कंधे पे, तो उन्होंने वो अपना कंधा नीचे से खींच लिया। उन्होंने कहा जनाब कोई साजिश नहीं, हमने बता दिया था। उन्होंने बड़ा कैटेगोरी बताया कि ये जब आता है मामला, यानी जब ये इस किस्म के मरासले या इस तरह की कोई केबल्स आती हैं तो ये हर कंसर्न इदारे को जाती हैं। ये ISI को भी गई होगी, ये और इदारों को भी गई होगी नहीं बल्कि गई है। उन्होंने कहा इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, फ़ौरन काम हुआ और फिर अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। यानी साजिश वाजिश कुछ नहीं थी, खान साहब ने बढ़ाता। तो मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने आज और बड़ी अहम बातें की, जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि वो 29 दिसंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो उनके मुखालफीन हैं वो ये बात यानी उड़ा रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने के लिए अपोजिशन यानी जो मौजूदा हुकूमत है, साबका अपोजिशन है, उसको हमायत की या उनको सपोर्ट किया है। तो ये सिर्फ एक्सटेंशन का लालच था जिसकी वजह से बाजवा साहब ने अपनी वफादारी तब्दील की है। ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार ना डाली जाए,
हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। उनकी बड़ी बातें थी उन्होंने, मैं आपको चंद चीज़ा पॉइंट उनके जो कि सियासी है वो बता देता हूँ। उन्होंने सियासत के अलावा भी बात की है, और सियासत के अलावा उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उस पर बात की है, लेकिन जो सियासी मामला पर बात की है उसमें उन्होंने कहा कि तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन जो अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशें की जाती है ना, उसके ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना, ये नाकाबिल कबूल है। ये है वो जो सोशल मीडिया पे कंपेन उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और बड़ी बातें और बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। आर्मी चीफ को लेकर जनरल बाजवा का नाम लेकर बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये उन्होंने ये कैटेगरी कहा कि ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा मुहिम चलाई जा रही है और रिटायर्ड अफसरान के जाली पैगामात फैलाए जा रहे हैं। कल मैंने को 3 जनरलों की 3 कहानियाँ सुनाई थी ना, अब उसमें बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो उसमें से 2 जनरलों की बात तो ठीक है कि उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन तीसरे जनरल में ज़रा डाउट है कि ये बात उन्होंने की है, लेकिन चूँकि अब डिनाई कर दिया गया तो हम उसको मान लेते हैं कि जी वो डिनाइल है। हमारा कोई झगड़ा तो किसी से है नहीं है, उस बात को तस्लीम करना चाहिए कि वो कहते हैं जी मैं नहीं और मैंने ये नहीं किया। तो ये बड़ा कैटेगरी हुआ। तो आज जो 4-5 जिक्र हुए उनमें इमरान खान से जो मशावरत की गई उनकी हुकूमत छोड़ने के हवाले से, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया जी अदम एतमाद पर वोटिंग जारी रखने और वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तफ़ा होने और अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद वापस लेकर असम्बलियों को तोड़ने और इंतखाबात करवाने की तजवीज़ भी दी गई। ये तजवीज़ हुकूमत की तरफ से वज़ीर ऑफिस ने मिलिट्री क़यादत से रब्ता करके उनको इंगेज करके ये 3 तजावीज़ जो है वो दी, और इमरान खान साहब ने फिर तीसरे ऑप्शन के ऊपर कहा कि ये बेहतर है, मैं इंतखाबात कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पीडीएम से मुशावरत जो है वो कहते हैं डीजीएसपीआर के, हमने फिर ये वाली बात जो है आर्मी चीफ ने फिर पीडीएम से यानी बात की, तो उन्होंने इसके ऊपर मुशावरत की, यानी गौर किया, लेकिन फिर अपोजिशन ने इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने वजाहत दी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था खास सबको, क्या तुम यह कर लो, तुम यह कर लो, हुकूमत छाड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो, फलाना दे दो। दौरा रूस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी यस, हम लूब में थे और हमने यानी ये सब की कंसेंट के साथ दौरा रूस किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि जब खान साहब दौरा कर रहे होंगे तो वहाँ रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर देगा। बड़ी बड़ी मुनासिब सी बात है। तो उन्होंने उस बात से बैकआउट नहीं किया। कुछ बातों का जो खान साहब ने वो कहते नहीं मुझे रूस जाने की वजह से हटाया गया और कहा जी इस अकेले ने फ़ैसला किया। तो फ़ौज ने कहा कि नहीं, ये फ़ैसला यूनानिमसली था। इसका मतलब एक और लिया जा सकता है कि अगर साजिश अमेरिका ने इस बात पे की है रूस के खान साहब के ख़िलाफ़ कि जी वो रूस क्यों गए थे, तो अब अमेरिका को पता चल गया होगा जी फ़ौज भी इसमें इन्वॉल्व थी। फ़ौज ने भी कहा था हाँ जाएँ जी रूस, कोई मसला नहीं है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करेगा अमेरिका, या फिर अमेरिका को अगर ये पता होगा कि फ़ौज ने भेजा, यानी ये पता ही तो होगा ना, जब फ़ौज कह रही हम लूब में थे तो अमेरिका को पता होगा जी फ़ौज की मर्ज़ी से इमरान खान गया, तो फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करता ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो खान साहब ने वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे बार, मैं कल्ला ही शहीद, मैं, तो उन्होंने अपने नाम के साथ वो लेकर ये बना लिया। फ़ौजी अड्डे देने का बयान, वो जो उनका एब्सोल्यूट नॉलेज पे सवाल हुआ कि जनाब आपने को फ़ौजी अड्डे तो नहीं दी उनको, वो जो एब्सोल्यूट नॉलेज खान साहब कहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने यानी चित्तर ही पहने जितु पहने। तो फ़ौज ने कहा कि जी वो जो खान साहब ने कहा था ये इसके हवाले से कि जी अमेरिकी अड्डे देने के हवाले से, वो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी के ऊपर कहा था। सवाल पूछा गया था कि जी वो मांगेंगे तो क्या देंगे, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट। तो यही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता और आज भी है। हम भी ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने मांगे ही नहीं। विचली गाली के अगले ने मांगे ही नहीं। अगर मांगने के बाद इनकार किया जाता तो फिर अमेरिका का रिएक्शन वाजिब था, लेकिन ये एक अज़म्पशन की बुनियाद पर सवाल पूछा गया था और उसी का जवाब दे दिया गया। एक वजाहत उन्होंने की कि आर्मी चीफ इसलिए शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ व बर्दारी में शरीक नहीं हुए थे कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने बता दिया था कि वो अपसेट हैं और उनको काफ़ी धचका लगा था जब उनके ख़िलाफ़ कंपेन इस तरह की गई कि उन्होंने सोचा कि मैं पहली दफ़ा पाक फ़ौज अगर न्यूट्रल हो गई है और ख़ुद को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अमली तौर पर उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है और इमरान खान को इस बात का पता है कि फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उनकी जमात की या उनके लोगों की जानिब से ऐसे ट्रेंड चलाना ये यकीनन उनके लिए एक तकलीफ़ का बाइस था। और
फिर बंदे तो बीमार तो हो ही सकता है ना, तो बीमार हो गए वो और वो नहीं आ सके। तो एटमी असासों पर भी बात की गई, तो उन्होंने एक किस्म की शटअप कॉल भी दी कि एटमी असासों की बात करना, इस तरह बात करना, और उन्होंने बल्कि तमाम हुकूमतों की तारीफ़ की कि सब ने जो भी हुकूमत में आया उन्होंने एटमी असासों की हिफाजत की, और ये किसी एक आदमी का काम नहीं होता, और ये बात जो है ना पब्लिकली करने वाली भी नहीं होती, इस पर मोहतात रहना चाहिए, यानी शटअप, आइंदा दूसरी ऐसी गल नहीं करनी। वो खास साहब ने कल वो कहा था ना कि ये क्या ये जो चोर हैं ये क्या एटमी असासों की हिफाजत कर पाएंगे, तो उसके ऊपर यानी फ़ौज ने बता दिया कि जनाब तुसी मामे नहीं लगते, ये हमें बेहतर पता है कि किसने हिफाजत करनी है और किसने नहीं करनी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दबंग थी, बड़ी वाजिया थी, बड़ी मुदल्लल थी, टू दी पॉइंट थी, और टू दी पॉइंट में जिन्नियां छपेड़ा बच सकदियां सी वो उन्होंने मार दी थी। अब वो उनका एक अपना डेकोरम है, वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं भिगो के जितनी, ये कोई उन्होंने ज़ाती तौर पे नहीं किया भिगो, वो ये नहीं नको ना कहा गया, खास हम लेने की चुट बोले कि DGSP प्रेस कॉन्फ्रेंस से आना पाया, उनका बताया जाके यार ये तो यानी हद हो गई है। कल आपने फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठाई, फिर दिल्ली के ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं, और आप गद्दारी का नेक्सस सबके ऊपर यानी तारी कर रहे हैं, मुसल्लत कर रहे हैं, और खास सबकी अपनी हिम्मत नहीं हो रही है किसी का नाम लें। और वो जो कहते हैं ना जी वो नवाज शरीफ नाम लेते थे, तो नवाज शरीफ के पास तो कोई एविडेंस था। आज फ़ौज ने कहा ना जी वो पिछले 2 साल से आप देख लें हम किसी सियासी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाई इलेक्शन में हमारा नाम नहीं आया किसी, तो इसका मतलब है कि 2 साल से तकरीबन वो जो है ना ताकतवर हल्के उन्होंने खास साहब से हाथ हटा लिया था। यानी खास साहब 2 साल तुम बेचारे लटके हुए ने, और 2 साल में उन्होंने गुजार लिए फ़ौज के बगैर, बड़ी बात है। उनको तो इस बात में शाबाश मिलनी चाहिए कि फ़ौज के बगैर 2 साल निकाल गए। इस बात का पता नहीं अपोजिशन को ज़रा देर से पता चला होगा कि फ़ौज डिस्टेंस कर गई है, लेकिन आज DGSP ने बता दिया कि हम 2 साल से तकरीबन इन मामलों के अंदर इन्वॉल्व नहीं, पिछले 2 साल में जितनी एक्टिविटी हुई है। सलमान फ्रॉम पब्लिक न्यूज़, मेरा सवाल मौजूदा सिनेरियो के हवाले से ही है, जो शुरू हुआ था न्यूट्रल होने या ना होने के हवाले से, तो न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस, ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और अवाम का एक ही मुतालबा फ़ौज से रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको हमने अमली जामा पहनाया। मैंने भी आई थिंक 1-2 मरतबा पहले भी इस बारे में बात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब लास्ट अपीयरेंस दी थी, अपीयर हुए थे इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी उन्होंने तमाम जो उधर हमारे मोहतरम सियासी कायदीन थे उनको ये कहा था कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, चीफ ने ये कहा कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया, आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे क्यों बार बार आप मिलने आते हैं। सो उधर क्लियर कर दिया। उससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जब गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस की बात हो रही थी, उसमें तमाम मोहतरम सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद थे। उधर भी ये बात हुई, उधर किसी ने ये कहा था कि जी आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो चीफ ने कहा था कि जी हम सियासत से अब बिल्कुल दूर हैं, आप सिर्फ हमें इसमें मज़ीद मत घसीटें। सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। और अब हमने उसको वाज़े तौर पे आप देख लीजिए, आप पिछले 2 सालों के देख कोई ज़मीनी इंतखाब जिसमें किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया हो कि जी फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, बल्दियाती इंतखाबात किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो कि फ़ौज की तरफ से कोई मुदाखलत की गई, किसी किस्म का हमने इसके अंदर जो पहले लोग बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन होते हैं, आज कोई कह रहा है अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए।
उससे पहले वो कहते हैं जी कि उन्होंने वो भी इनकार नहीं किया कि जी पहले तो इसका यानी ये हकीकत है, यानी इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया कि फ़ौज सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं रही, हो रही है। लेकिन अब वो कैटेगोरिकली कहा कि अब नहीं है, अब हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना हम करने जा रहे हैं। एक और बड़ा अहम वाक़या जो उन्होंने बताया, वो जो बड़ी मशहूर है कि वो जी हेलीकॉप्टर उतरा रात को, और फिर वो 2 अफसर उतरे और वो जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया, और फिर जाके उन्होंने खास सब को एक उल्टे हद्दी मारी। तो वो उन्होंने कहा नहीं वो हम नहीं थे, हम नहीं गए थे, यानी आर्मी चीफ और वो नहीं गए थे, कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया था और कोई पाक फौज के अफसर नहीं गए थे। कल की रात जब ये सारा मतलब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो आर्मी चीफ की या किसी कोर कमांडर की उन पीएम हाउस में उनके साथ कोई मुलाकात हुई थी? मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं, असल सूरत हाल क्या है वो जरा रहनुमाई कर। देखिए, मैं आपका दूसरे क्वेश्चन का पहले जवाब दे दूं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी, इसके किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। द लास्ट दैट आई सेड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो बुलाया गया था खुद उस वक्त गए थे और दैट इज इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं। फिर एक साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी जो दो अफसर गए सन, सिर्फ 2 फौजी अफसर, और किसी प्रेसिडेंट चैम्बर में जाके वो मिले थे, उसमें वो DGSP ने कहा जी हमें इसका इल्म नहीं है। तो चपेड़ा तो उत्थे वजियां सी पैन, अब कौन को मन्ने पावे ना मन्ने। अगर चपेड़ नहीं वजी सी तो फिर की वो यानी घरों कुट पई सी, वो आँख तो लाल थी, काला चश्मा भी लगा लिया, तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। और फिर खान साहब ने उसकी तरदीद भी नहीं की, क्योंकि खान साहब के तो फ़ायदे में बात जा रही थी कि देखो जी मैंने तो फौज ने आके कढ़िया, मैंने तो चपेड़ा वजियाँ हैं, मैंने तो अदालत ने कढ़िया है, राती 12 बजे अदालत ला ली, मैंने तो अमरीका ने कढ़िया, खाते भेजिया सी। तो लेटर गेट से लेके फौज अदलिया तीनों को एक ही लाठी से वो हाँक रहे थे, और आज उसके सब का कच्चा चटा उन्होंने खोल दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या खान साहब मुड़ बाज आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। उनके पास वो चूँकि उनको आदत पड़ी है, वो झूठ अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि उसको सच साबित करने पर तुल जाते हैं। उनका झूठा बयानिया बिक रहा है और उन्होंने बेचना है। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, वो जाएंगे और जाके गली गली अपना ये चूरन बेचेंगे। अब देखना ये कि कौम जो क्या वो जो हम नारे लगाते हैं कि हमें फ़ौज से प्यार और फ़ौज पे हमें एतबार है, उनकी आंखें खुली है या नहीं खुली है। उनको अगर नहीं खुली तो उनको चाहिए कि यानी नहा धो के वज़ू करके आराम से बैठ के यानी बाईमान हो के 1 घंटा 5 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग दोबारा सुने, गौर करें और फिर उसको कंपेयर करें खान साहब के क्लेम्स के साथ। तो अल्लाह ने अकल शौर दिया हुआ ना, तो क्लेम आपको पता चल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे दूध के धुले हुए हैं, और दूसरे पासे भी ऐसे ही हैं, दूसरे भी लोग ऐसे ही हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो खान साहब ने तो हदें क्रॉस कर दी ना। ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी कोई हद ही नहीं है। यूटर्न लेने की कोई हद नहीं, झूठ बोलने की कोई हद नहीं, ढिठाई की कोई हद नहीं, बदजुबानी की कोई हद नहीं है। और बड़े गुस्से में है, बड़े ऐसे हैं, यानी पूरी एक्टिंग वो हर वक्त अपने ऊपर तारी करके रखते हैं। तो आज की प्रेस ब्रीफिंग मैंने इसलिए प्रोग्राम कर लिया जल्दी कि ये चूँकि खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर असम्बली भी खाली होगी, 123 अरकान इस्तीफ़ा दे के घर चले गए, बिजली जा रही थी बार बार, पता नहीं प्रोग्राम जब भी करने बैठे तो बिजली चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदुरवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।